बच्चों, आज अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पाचन ग्रंथियां बताई थी 3 प्रकार की, जिसमें एक नाम दिया गया था लाल ग्रंथियों का, दूसरा नाम दिया गया था यकृत का, और आज अपन उसमें तीसरा जो प्रकार होता है जिसे अपन आग्नेयाशय या पैंक्रियास कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आग्नेयाशय छोटी आंत की प्रथम भाग जो यू आकार का होता है, जिसको हम ग्रहणी कह रहे होते हैं, उसके मध्य में स्थित होती है तथा यह सेकंड लार्जेस्ट पाचक ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि हम लीवर को कहते हैं। लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम जो आता है वो क्या होता है? पैंक्रियास या आग्नेयाशय होता है, ठीक है। छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है यू आकार का, जिसको हम डियोडिनम या ग्रहणी कहते हैं, उसकी दोनों भुजाओं के अंदर ये पड़ी होती है, अनियमित आकार की होती है, इसकी शेप इरेगुलर होती है तथा ये कैसी होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसके द्वारा अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अर्थात हम पैंक्रियास को मिक्स्ड या मिश्रित ग्रंथि इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम कर रही होती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम कर रही होती है, ठीक है। इसका निर्माण या उद्भव या ओरिजिन भ्रूणीय अवस्था में एंडोडर्म के द्वारा होता है, या जिसे हम भ्रूणीय अंतः जनन स्तर कह देते हैं, ठीक है। इस ग्रंथि में 2 प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। एक तो वे कोशिका समूह होते हैं जो बाह्यस्रावी होते हैं, और एक वे कोशिका समूह होते हैं जो अंतःस्रावी होते हैं। बाह्य कोशिका समूह को हम एसिनाई कह रहे होते हैं। वो संयोजी ऊतक के मध्य में पड़े होते हैं और उनके द्वारा आग्नेयाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस को स्रावित किया जाता है, ठीक है। जबकि दूसरा कोशिका समूह होता है उसको हम कह रहे होते हैं एंडोक्राइन सेल ग्रुप, अर्थात अंतःस्रावी कोशिकीय समूह। वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको नाम क्या दे दिया गया? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, ये अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है। ये एसिनाई के बीच में या मध्य में या अंदर पड़ी होती हैं, और इनमें 3 प्रकार के कोशिका समूह होते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। एक कोशिका समूह का नाम अल्फा सेल्स, जिसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। दूसरा समूह बीटा सेल होता है जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, जबकि तीसरा समूह गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स का होता है, जो या तो सोमैटोस्टैटिन या गैस्ट्रिन या सेरोटोनिन हार्मोन्स को स्रावित कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसीलिए हम इसको पैंक्रियाटिक ग्लैंड को कौन सी वाली ग्रंथि कह रहे होते हैं? मिश्रित, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया है कि ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, ठीक है ना, सेकंड लार्जेस्ट या लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। ये ग्रहणी या डियोडिनम की दोनों भुजाओं के बीच में स्थित होती है तथा कैसे आकार की बताई थी मैंने अभी? अनियमित आकार। कैसी होती है? मिश्रित होती है। मिश्रित का मतलब क्या होगा? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से काम करेगी, अर्थात ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से काम करती है, ठीक है। इसका निर्माण या ओरिजिन या उद्भव किसके द्वारा होता है? भ्रूणीय एंडोडर्म या एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म के द्वारा होता है, तथा इसमें 2 प्रकार के कोशिकीय समूह पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहले कोशिकीय समूह का नाम क्या होता है? एसिनाई, या हम कह रहे होते हैं इनको कि ये पिंडाकार संरचनाएं होती हैं, बाह्यस्रावी होती हैं, संयोजी ऊतक के बीच में पाई जा रही होती हैं, और इनके द्वारा कौन सा रस? पैंक्रियाटिक रस या पैंक्रियाटिक जूस
सीक्रेट किया जाता है, ठीक है ना। दूसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको हम नाम दे रहे होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इनको हम लैंगरहैंस की दीर्घ कोशिकाएं कह रहे होते हैं। ये कोशिकाएं अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह के रूप में काम करती हैं तथा जो ऐसी नाई होती हैं इनके मध्य में या अंदर कहीं पर स्थित होती हैं और इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती हैं, जिसमें पहला टाइप होता है सेल का अल्फा सेंस। ये जो अल्फा सेंस होती है इनके द्वारा कौन से हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है? ग्लूकागॉन को। ये हार्मोन क्या करता है? शरीर में ग्लाइकोजन से ग्लूकागॉन को बनाने का, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाने का काम कर रहा होता है, इसलिए नाम इसका क्या रखा गया है? ग्लूकागॉन हार्मोन। अर्थात ये शर्करा की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी जो सेल होती है उनको हम कह रहे होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे ब्लड में शर्करा को रेगुलेट करता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को रेगुलेट करता है, उसकी मात्रा को बढ़ने नहीं देता। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है? रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और शर्करा की मात्रा जब रुधिर में बढ़ जाएगी तो ये रुधिर कहां पर जाता है? किडनी में। किडनी फिल्ट्रेट कर रही होती है तो यूरिन के द्वारा शर्करा बाहर पास आउट होने लगती है और इस हम डिसऑर्डर को एक नाम देते हैं और वो नाम होता है डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम हिंदी में मधुमेह बीमारी भी कह देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं उनको अधिकतर इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, अर्थात किसके इंजेक्शन दिए जा रहे होते हैं? इंसुलिन हार्मोन के। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, शुगर को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तीसरी जो सेल्स होती है उनको या तो गामा सेल्स कह रहे होते हैं या डेल्टा सेल्स कह रहे होते हैं। ये जो डेल्टा सेल्स होती हैं इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है, गैस्ट्रिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है, सेरोटोनिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। अधिकतर जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है ये एलिमेंट्री केनाल में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाने का भी काम कर रहा होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के बीच में ये क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है, अर्थात दोनों के बैलेंस को मेंटेन करने का कार्य भी कर रहा होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम मानव के पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने बताया था पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक तो आहार नाल और दूसरा उसमें पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में मैंने आपको 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां बताई थी, जिसमें पहला नाम दिया था सैलाइवरी ग्लैंड्स का, इसके बाद दूसरा नाम दिया था लीवर का और आज तीसरा नाम किसका दे रहे होते हैं? जिसे हम पैंक्रियाज या क्या कह रहे होते हैं? आग्नेयाशय, ठीक है। ये सारी की सारी पाचक ग्रंथियां और आहार नाल मिलकर के जिस तंत्र को बनाती हैं उसी तंत्र को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे होते हैं। किसका? मानव का, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव के पाचन तंत्र की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र की क्रिया विधि को कई चरणों द्वारा पूर्ण किया जाता है, कई स्टेप्स के द्वारा पाचन तंत्र की मैकेनिज्म या क्रिया विधि पूर्ण होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इंजेस्ट ऑफ फूड, भोजन को मुख गुहा में अंदर ले जाना। दूसरा होता है स्टेप डाइजेशन मीन्स पाचन, और ये पाचन आहार नाल के विभिन्न भागों में होता है। मुख गुहा के अंदर भी होता है, आमाशय के अंदर भी होता है, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हो रहा होता है। इसलिए दूसरा जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है? डाइजेशन या पाचन। पाचन का मतलब क्या होगा कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे होते हैं जिसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा
छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एवं अवशोषण योग्य मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसके पश्चात जो स्टेप आता है उसको कह रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन, जिसको अवशोषण कह रहे होते हैं। पाचन के बाद जो भोजन है उसका रुधिर में स्थानांतरित हो जाना क्या कहला रहा होता है, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। इसके बाद आता है एसिमिलेशन, यह स्वांगीकरण सेल के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है। और जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो अंत में आता है इजेशन। इजेशन को कह रहे होते हैं बाइक्षेपण। बाइक्षेपण का मतलब होता है कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के पाचन के अवशोषण स्वांगीकरण के पश्चात जो भी ऐसे पदार्थ जो फीकल मैटर के रूप में संचित हो जाते हैं, कहां पर, रेक्टम के अंदर, उन्हें एनस के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। यही क्रिया क्या कहला रही होती है, बाह्यक्षेपण कहला रही होती है, या हम इसको डेफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें पहला हम स्टेप लेते हैं या चरण लेते हैं जिसका नाम क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या डेफिनेशन है इंजेक्शन की। इंजेक्शन का अर्थ होता है या इसका मीन होता है कि कोई भी जीव या मनुष्य या मानव भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को मुख के द्वारा कहां पर ले जाता है, मुख गुहा में ले जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कह रहे होते हैं, अंतः ग्रहण कह रहे होते हैं, भोजन का ग्रहण करना कह रहे होते हैं। अर्थात इंजेक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। ठीक है। भोजन को अंदर ले जाना, भोजन को मुख के द्वारा मुख गुहा तक पहुंचाना, इसी को हम क्या कहेंगे, अंतःग्रहण या इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है। इसके पश्चात हम ये भी कह रहे होते हैं कि जो मनुष्य होता है ये सर्वाहारी होता है, ऑमनीवोरस होता है। बेसिक रूप से तो ये कैसा है, शाकाहारी होता है, लेकिन ये फ्लैश या मांस को भी खा सकता है, इसलिए हम इसको सर्वाहारी भी कह देते हैं। ठीक है। मानव में मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कब, इंजेक्शन ऑफ फूड के दौरान। एक तो क्या होता है, भोजन को चबाना, जिसको हम कह रहे होते हैं मैस्टिकेशन या भोजन का फिजिकल डाइजेशन कह सकते हैं। और दूसरा होता है डीग्लूटिशन या स्वेलोइंग, भोजन का निगलना। भोजन के चबाने का मतलब क्या होगा, जैसे ही मुख गुहा में भोजन पहुंचेगा तो मुख गुहा में भोजन पहुंचने के बाद में प्रतिवर्ती क्रिया के कारण तुरंत जो दांत होते हैं, पेशियां होती हैं, जिह्वा होती हैं, ये सारे सामूहिक रूप से भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया को हम कह रहे होते हैं चबाना या मैस्टिकेशन। और जब मैस्टिकेशन पूरा हो जाता है तो फिर उस भोजन को जिह्वा के द्वारा मुख गुहिका में घुमाते हुए उसमें सैलाइवा या लार को मिला दिया जाता है। और जब सैलाइवा या लार मिल जाती है तो वह भोजन एक गोलाकार लुगदी के रूप में, जो बिल्कुल चिकनी होती है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। और उस लुगदी को हम क्या कह रहे होते हैं, बोलस कह देते हैं। अर्थात भोजन का स्वरूप कैसा हो गया, बोलस के रूप में, लुगदी के रूप में बदल गया। और वो लुगदी या बोलस या उसको निवाला भी कह रहे होते हैं, वो चिकना होता है जिसे जिह्वा के द्वारा पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है, ग्रसनी में उसको पुश कर देते हैं और ग्रसनी से फिर निगलक द्वार के द्वारा उसे कहां पर पहुंचा दिया जाता है, ग्रास नाल में। अर्थात कौन सी क्रिया हो जाती है, निगलने की क्रिया हो जाती है। ठीक है। इसलिए जब भी बात आती है इंजेक्शन की तो हम सबसे पहले यही कह रहे होते हैं कि जब इंजेक्शन हो जाता है तो वहां पर दो तरह की क्रियाएं होंगी, पहला मैस्टिकेशन होगा और दूसरा क्या होगा, स्वेलोइंग या डीग्लूटिशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है भोजन का फिजिकल डाइजेशन, और डाइजेशन का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जैसे ही भोजन मुख गुहा में पहुंचेगा, दांत, पेशियां और जिह्वा मिलकर के वहां पर क्या करेंगे, उसको चबाना शुरू कर देंगे। और चबाने के बाद जब वो कैसा हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, तो जिह्वा उसी को मुख गुहा में घुमाते हुए क्या मिला देती है, उसमें लार को मिला देती है, सैलाइवा को मिला देती है। और लार जब उसमें मिल जाती है तो वह भोजन कैसा हो जाएगा, फिर चिकना हो जाएगा, गोलाकार संरचना में बदल जाएगा। उसको हम कह रहे होते हैं लुगदी या बोलस, और फिर उस बोलस को आसानी से निगल लिया जाता है। ठीक है ना।
तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर बताया है आपको, आप नोट भी कर सकते हो। मैंने बताया था अभी किसी भी जीव या फिर किसका नाम ले सकते हैं, मानव का द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया है वही क्या कहला रही होती है, इंजेक्शन, या उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, अंतःग्रहण कह रहे होते हैं। इसके बाद मैंने कहा था मानव कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी का मतलब है कि वो शाक और दूसरा मांस दोनों तरह के भोजन को यूज में ले सकता है। हर्ष से भी भोजन लेता है और किससे लेता है, फ्लैश से भी ले सकता है। ठीक है, फ्लैश मीन्स मीट, मांस। इसके बाद में मैंने बोला था कि मानव में अंतःग्रहण की क्रिया कितनी स्टेप में पूरी होती है, 2 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें तो क्या होता है, भोजन को चबाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन। क्या कह रहे होते हैं, भोजन के चबाने की क्रिया को मैस्टिकेशन या चबाणन कह रहे होते हैं। दूसरे चरण में कौन सी क्रिया होती है, उसे निगलने की क्रिया होती है। इसको हम क्या कह रहे होते हैं, डिग्लूटिशन या स्वैलोइंग कह रहे होते हैं। ठीक है, अब आप बताइए जब भोजन मुख में पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद जो हमारे इंसिजर दांत हैं तुरंत क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं, काट करके उसको ग्रहण कर लेते हैं। और तब ये भोजन कहां पर पहुंच जाता है, बकल कैविटी में। और बकल कैविटी में जब ये भोजन पहुंच जाता है तब हमारे कौन से वाले दांत, प्रीमोलर्स और दूसरे क्या बताए थे मैंने, मोलर्स, इनको आगर चवाणक कहा जाता है, इनको चवाणक कहा जाता है। ये मिलकर के उस भोजन को पूरी तरह से ग्राइंड कर देते हैं, पूरी तरह से उसको चबा करके पीस देते हैं। ठीक है, और इसमें और कौन हेल्प कर रहा होता है, दांतों के साथ पेशियां भी हेल्प कर रही होती हैं और जिब्बिया भी हेल्प कर रही होती है। ठीक है, जब भोजन को पूरी तरह से चबा लिया जाता है, ग्राइंड कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है, फिर जिब्बिया द्वारा उसी भोजन को मुख गुहा में घुमाते हुए और उसमें किसको मिला दिया जाता है, लार को, सैलाइवा को। सैलाइवा मिलाने के बाद वह भोजन किसमें चेंज हो जाता है, आर्द्रठोस में। ठीक है, और इस आर्द्रठोस रूप को ही हम क्या कह रहे होते हैं, बोलस कह देते हैं। हिंदी में चाहो तो इसको लुगदी भी कह देते हैं, और यदि आप और भी सिंपल चाहो तो इसको नेवाला भी कह देते हैं। ठीक है, अब जब ये भोजन मुखवा के अंदर उपस्थित होता है तो वहां पर कौन सी क्रिया क्रिएट हो जाती है, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। इस कारण से क्या होता है, फिर भोजन के मैस्टिकेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जैसे ही हम भोजन को मुखवा में लेके जाएंगे तो मुखवा में जब भोजन जाएगा तो भोजन के द्वारा जो उद्दीपन उत्पन्न हो रहे हैं उस उद्दीपन के आधार पर वहां जो रिएक्शन होता है, अनुक्रिया होती है उसके अंगेष्ट, उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कह रहे होते हैं, या उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तब जाकर के उस भोजन को चबाया जाता है। ठीक है ना, जैसे सपोज करिए अगर हमारे बकल कैविटी में कुछ भी नहीं है, भोजन नहीं है, एम्प्टी है, बकल कैविटी खाली है, तो कभी आपने देखा है कि हम दांतों से उसको चबाने का काम कर रहे होते हैं, या हमारे जो जबड़े हैं चल रहे होते हैं, नहीं चलते ना। कब चल रहे होते हैं, जैसे ही हम मुख में कुछ भी लेके जाएंगे, और वो कैसी चीज होगी, भोजन से संबंधित। जैसे ही वो मुखवा में पहुंचेगी तो मुखवा के अंदर कौन सी वाली क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वही फिर क्या करती हैं, उसको चबाने का, और फिर चबाने के बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाता है, निगलने का। अर्थात किसका काम होना शुरू हो जाता है, निगलने का काम शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हम पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, इंजेक्शन कह रहे होते हैं। ठीक, सिंपल वे में आप इसको क्या बताओगे, भोजन को अंदर ले जाने की क्रिया क्या कहला रही है, अंतःग्रहण कहला रही होती है। मानव कैसा होता है, सर्वाहारी। मानव में ये क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, 2 चरणों में। पहला चरण में क्या होता है, भोजन को चबाने का काम। दूसरे चरण में क्या होता है, फिर उसको निगलने का काम। अब चबाने के लिए सबसे पहले काम में कौन आता है, दांत जो इंसीजर होते हैं ये भोजन को काटेंगे, काटने के बाद अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद में प्रीमोलर, मोलर क्या करेंगे, उसको चबाने का और ग्राइंड करने का काम करेंगे। इसमें मसल्स भी काम कर रही होती हैं, टंग भी हेल्प कर रही होती है। और जब भोजन पूरी तरह से ग्राइंड हो जाता है तब उसके बाद जिब्बिया के द्वारा उसमें लार को मिला दिया जाता है। लार मिलाने के बाद वह भोजन किसमें चेंज हो जाता है, एक गोलाकार आर्द्रठोस, जिसे हम क्या कह देते हैं, बोलस कह देते हैं, या फिर इसको हम निवाला कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका कौन सा वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, इंजेक्शन वाला स्टेप। ठीक है ना, इसके बाद नाल के विभिन्न भागों में दिखाना होता है, जिसमें सबसे पहले हम कह रहे होते हैं कहाँ पर पाचन,
मुख्य गुहिका के अंदर पाचन को हम लिख रहे होते हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी। ठीक है, जैसे ही मुख्य गुहिका में भोजन पहुंच जाता है उसको चबा लिया जाता है और उसके बाद जब उसमें लार को मिलाया जाता है तो वह जो लार होती है कहाँ से सीक्रेट होती है, लार ग्रंथियों से। ठीक है, लार का जो पीएच होता है 6.8 होता है, अर्थात हल्की सी अम्लीय होती है। लार में जो उपस्थित लारीय एमाइलेज, जिसको हम सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कह रहे होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड्स के पाचन को आरंभ कर देता है, जिसमें स्टार्च के अणुओं का अपघटन हो जाता है और उससे माल्टोज एवं अल्फा सीमित डैस्टिन बन जाती है। ठीक है, माल्टोज को अपन डाइसैकेराइड कह सकते हैं। क्या क्या बन जाता है, माल्टोज और अल्फा सीमित डैस्टिन बन जाती है। ठीक है ना, इसके बाद हम ये कह रहे होते हैं कि लार में जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो भोजन में उपस्थित जो अम्लीयता होती है उस अम्लीयता को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं और इसके पश्चात जो भोजन है वह मुख्य गुहिका में बहुत कम समय तक रुक पाता है। इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर जो स्टार्च का पाचन होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात पार्शियल ही डाइजेशन हो पाती है। अर्थात मुख्य गुहा में जो भोजन का पाचन है वो पॉलीसैकेराइड्स के रूप में आंशिक रूप से ही होता है, पार्शियल डाइजेशन ही मुख्य गुहा के अंदर होता है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जब हम इसको बता रहे होते हैं तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बता रखा है मुख्य गुहा में जो भोजन है, इस भोजन को हम सबसे पहले किसके साथ में, लार के साथ में। लार कहाँ से स्रावित हो रहा है, लार ग्रंथियों से स्रावित हो रहा है। लार का जो पीएच होता है हल्का क्या होता है 6.8 मीन्स अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और ये लार में उपस्थित जो लारीय एमाइलेज होता है जिसको हम सैलाइवरी एमाइलेज कह रहे होते हैं, ये एंजाइम पॉलीसैकेराइड जैसे कार्बोहाइड्रेट है या फिर आप कह सकते हैं स्टार्च होता है, इसको डाइसैकेराइड्स मींस माल्टोज में और अल्फा सीमित डैस्टिन में अपघटित कर देता है या तोड़ देता है। ठीक है, और भोजन में पाई जाने वाली जो अम्लीयता होती है उसे लार में जो उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, अर्थात उसको उदासीन कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कह रहे होते हैं कि जो भोजन है मुख्य गुहा में बहुत कम समय तक ठहरता है, इसलिए स्टार्च का यहाँ पर आंशिक पाचन ही हो पाता है। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो एक लाइन में सिंपल वे में भी दिखा सकते हैं, जैसे आपने यहां पर ले लिया स्टार्च, ये स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसके ऊपर किसकी रिएक्शन करवाई आपने, सैलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसको या तो हम अल्फा एमाइलेज कह रहे होते हैं या सैलाइवरी एमाइलेज कह रहे होते हैं, या इसका दूसरा नाम और होता है जिसको आप चाहो तो क्या कह सकते हो, जिसको आप टाइलिन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, टाइलिन, पी साइलेंट होता है इसमें। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर डाइसैकेराइड बन जाता है जिसको हम माल्टोज कह रहे होते हैं, और दूसरा अल्फा सीमित डैस्टिन। अल्फा सीमित डैस्टिन में 3 से 9 किसकी मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज के। ठीक है, ओके।